नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? जी, मेरा नाम समीना है और मैं जी, लंदन से बात कर क्या रही हूँ। सवाल है आपका? मुझे अपने भाई के मुतल्लिक सवाल पूछना है। मेरे भाई की शादी एक यूरोपियन लड़की जो कि हमारी रिश्तेदार है उससे हुई थी और उनको उसकी बेस पर 5 साल का वीज़ा मिला। तो अब 5 साल उनके कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो लेकिन उनकी बीच में डिवोर्स का प्रोसेस भी चल गया। तो जो है वो जिस घर में रह रहे हैं ना, मतलब मेरी भाभी रह रही है, तो वो उस घर का एग्रीमेंट वगैरह वो सब मेरे भाई के नाम पर है। अब उनकी डिवोर्स हो रही है और मेरे भाई ने जो है ना वो इंडेफिनेट डालना है। तो हाँ, वो क्योंकि जब इनका डिवोर्स हुआ तो हो रही थी, तो मेरे भाई ने मेरे घर आके रहना शुरू कर दिया था। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि मेरा भाई जब इंडेफिनेट के लिए डालेगा, तो क्योंकि वो तो उस घर से डिवोर्स के बाद अब चली जाएंगी, तो क्या ये मेरे घर का एड्रेस देगा जितना असर है, या फिर ये अपने उसी घर का देगा जिस घर में इसकी वाइफ है? देखिए, बात पहले इंडेफिनेट की है आपके। मैं आज टीवी पर सुन लेती हूँ, जी आप देख बताएं। जी देखें, बात पहले इंडेफिनिट की है। अगर आपके भाई की और भाई की शादी को कम से कम 3 साल गुजर चुके हुए हैं और 3 साल बाद डिवोर्स के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं और डिवोर्स होती है, उसमें कम से कम साल ये इकट्ठे रहे हैं और आपकी जो भाभी हैं वो थ्रू आउट इन 3 सालों में जो शादी के थे वो काम करती रही हैं और डिवोर्स के वक्त भी काम कर रही थी, तो तब आपके भाई जो है वो तब भी इनडेफिनेट के लिए नहीं, उसको हम रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और कर सकते हैं आपके भाई। और अगर जब उनको 5 साल हो जाते हैं तो फिर वो इनडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन है। तो ये तो बात, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस वक्त एड्रेस वो कौन जिधर वो रह रहे थे वहाँ का एड्रेस दें, लेकिन जो अगर वो आपके पास रह रहे थे तो वो वहाँ का एड्रेस होगा, अगर अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे तो वहाँ का एड्रेस होगा। लेकिन रिक्वायरमेंट्स बहरहाल ये हैं। मेरा मशवरा ये, आप अपने भाई को बोलें कि वो किसी वकील के पास जाके और फिर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें मसला ये है कि अगर वो कोई गलत किस्म की एप्लीकेशन दे देते हैं तो वो पूरा उनका वो ख़ासतौर पे आजकल जो ब्रेग्जिट हो रहा है उन हालात में वैसे ही टाइट है, इमिग्रेशन वालों ने, मतलब होम ऑफिस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो उस बेहतर है कि सही एप्लीकेशन उनकी हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं सलीम बात कर रहा हूँ लीड से। जी सलीम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैंने ये पूछना था कि हमने जो है ना वो डीएल डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी मेरी मदर इन लॉ की वजह से, जो उनकी वफात के बाद जो है वो जो हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया 2016 में, तो उन्होंने भी 2017 में उसको वो रिफ्यूज कर दिया है, जिसका जीआर अभी पेंडिंग है। तो अभी पूछना ये था कि जीआर पेंडिंग में है और इस साल 2017 के सितंबर में मुझे 10 साल हो जाएंगे, तो अगर मैं आईएलआर के लिए जाना चाहता हूँ तो मेरी जो जीआर पेंडिंग है उसके होते हुए क्या मैं ये कर सकता हूँ? देखिए, जब आप जी पहले क्वेश्चन की जो बात है, जब एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी जिसका जीआर पेंडिंग है, तो अपील का राइट मिला था? अपील का राइट नहीं दिया था, इसीलिए जीआर इसीलिए जीआर किया ना। तो जब अगर अपील का राइट नहीं मिला था तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले उससे पहले थ्रू आउट लीगल भी रहे, जब आपका अपील का राइट आपको नहीं मिला था तो आपका वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपने जीआर एप्लीकेशन कर भी दी तो उससे आपका वीज़ा, पुराना वीज़ा, वो लीगल जो आपकी रेजिडेंसी है वो कंटिन्यू नहीं होती। तो इसलिए जो उसके बाद आपके 10 साल पूरे, जो साल डेट जो भी पूरा हुआ है और 10 साल, आप उसको 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस में शामिल नहीं कर सकते अनलेस एक्सक्यूज मी, अनलेस कि जेआर का फ़ैसला आपके हक़ में होता है और अगेन उसमें वो आपकी रेजिडेंसी को लीगल वो करते हैं, तो फिर वो आपका 10 ईयर्स का उसमें आएगा। अदरवाइज़ जो है, जैसा कि मैंने कहा है, आप वो 10 ईयर्स की बेसिस पे नहीं अप्लाई कर सकते, लॉफुल रेजिडेंस की बेसिस पे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? कमरान बर्मिंघम से। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे 2 सवाल छोटे छोटे हैं। जी बोलिए कमरान साहब। एक तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है वो बिहाफ ऑफ माय पार्टनर के ऊपर, और मुझे वो मिला था, मेरी बच्ची भी है एक, क्योंकि मैंने किसी यूरोपियन लड़की से शादी की थी। शादी नहीं, मेरे पार्टनर की बेस के ऊपर वीज़ा मिला था। मुझे पूछना ये है कि मुझे उस लड़की के साथ रहते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और मुझे वीज़ा जो मिला इसी साल मिला, अभी तकरीबन 1-2 महीने हो गए हैं। क्या मैं जब मुझे रहते हुए 5 साल हो जाए उसके साथ में क्या इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ?
दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं जब भी अगर मैं इस मुल्क से बाहर जाऊं, मसलन यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो मुझे क्या वीज़ा लेना पड़ेगा या बगैर वीज़े के जाना पड़ेगा? और तीसरा ये है कि मैं अभी हमारी बन नहीं रही, हमारी एक बच्ची भी है, तो क्या मैं अगर वो हम सेपरेट हो जाएं तो हमारा क्या वीज़ा मिल सकता है या क्या चांस है प्लीज़? जी देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है ना, तो उस पर मुझे ये आप बताएं कि 4 साल से आप लोग रह रहे हैं लेकिन वीज़ा आपको अभी मिला है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपने पहले की थी बहुत, और वो डिसाइड लेट हुई है, या क्या वजह आपने डिसाइड वो एप्लीकेशन लेट की है? हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं जा चुके हैं। बहरहाल जो उनके सवाल अगर जो मुझे समझ पड़े हैं उस हिसाब से फिर यही है कि अगर 5 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपने एप्लीकेशन भी पहले की थी और लेट डिसाइड हुई है, तो फिर जब 5 साल पूरे हो जाते हैं आपके इकट्ठे रहने पे, तो आप इनडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक था, आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो तीसरा सवाल है, अगर आपकी नहीं बन रही अपनी वाइफ से, आप अलहदा होते हैं, तो फिर आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी जो पार्टनर है वो थ्रू आउट काम करती रही हैं, और तब आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस मतलब वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर यह है किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो जी सर, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। जी बोलिए। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने जैसे ह्यूमन राइट के बेसिस पे मैंने अप्लाई किया था 2014 में, लिव इन रिमेन यूके, रिमेन इन यूके सॉरी। तो उन्होंने जैसे मेरा जो सोलिसिटर था उसने मेरा तो कोई एड्रेस उनको शो नहीं किया था, सॉरी किया था, लेकिन वहाँ पे जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होता था वो मेरे एड्रेस पे नहीं आया कि लाइक वो जो भी पेपर्स वगैरह मंगवाते थे। तो उन्होंने जैसे जो एक लेटर भेजा था वो था सर्च वारंट, जो मेरे घर पे एड्रेस पे आया था जी। तो जो मेरा सोलिसिटर है वो मुझे ये कहता है कि आपका जो केस है वो स्टिल जो है वो पेंडिंग है, वो आपका केस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका आप मुझे बस नहीं, सर्च वारंट क्या है? जी, सर्च वारंट से क्या मतलब, उन्होंने क्या आपको क्या आया अभी? उन्होंने मुझे सर्च वारंट भेजा था, वो भेजा था उन्होंने मुझे 2015 में, जैसे जुलाई में भेजा था। जैसे 2014 में मैंने अपनी फाइल सबमिट की थी, तो तब से लेके जैसे मुझे उनका कोई एक ही लेटर आया था कि जैसे उनको कि मेरा फाइल जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो मेरा जो प्रोसीजर है वो अच्छा, शुरू हो जो चुका आपने है, वो लेटर आया था। जो आपने एप्लीकेशन की थी अपने सोलिसिटर के थ्रू, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट आई थी, कोई होम ऑफिस की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट आई थी कि आपकी एप्लीकेशन वही मैं कंसीडर कर आपको रहे बता रही हूँ ना कि एक लेटर आया था उनका कंफर्मेशन का कि आपका जो केस है वो जैसे ह्यूमन राइट के बेसिस पे लग चुका है, तो हम आपको लेट नो करेंगे जल्दी, ये वाला उनका लेटर आया था। और उसके बाद 2015 में जैसे मेरी शादी हो गई थी, तो तब मैं उस घर में नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे नाम पे सर्च वारंट आया था। तो तब मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कि तुम्हारे नाम पे यहाँ पे सर्च वारंट आया है। तो मैंने अपने सोलिसिटर को बताया तुरंत, तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे सोलिसिटर ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने सर्च वारंट किस बेसिस पे भेजा है, मुझे नहीं ये पता, लेकिन फिर उसने मुझे ये बोला कि हाँ कि आपका जो केस है वो स्टिल जो है वो लगा हुआ है, वो ऐसे ही सर्च वारंट जो है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपका केस चल रहा है तो आपका एड्रेस जो होम ऑफिस के पास अगर गलत है तो उसको सही होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो आप मुझे सिचुएशन बता रही हैं कि कंफर्मेशन लेटर आया था होम ऑफिस से शुरू में, लेकिन आपका सोलिसिटर अभी भी ये कह रहा है कि आपका केस चल रहा है, तो वो अच्छी बात है अगर उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उन्होंने आपको साइन करने के लिए बुलाया हो, साइनों पे बुलाना चाहते हो और आप उसमें ना गई हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने आपको जो भी वो लेटर वगैरह भेजा है। लेकिन आपके सोलिसिटर को चाहिए कि वो उनसे एड्रेस भी ठीक करें और उनको लिखें कि ये आपने भेजा है मेरे क्लाइंट को, ये किस खाते में भेजा है, इनकी एप्लीकेशन चल रही है, तो आप ज़रा क्लैरिफाई करें, तो होम ऑफिस उनको बता देगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, अगर आपका बंद कर दिए। जी बोलिए कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, शायद बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी अभी मैंने वो यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की थी आपसे, 4 महीने के गैप की। जी बिल्कुल। तो मैंने ये पूछना था कि चले अगर वो ये ना कंसिडर करें और 4 महीने के गैप को मान लें, तो फिर वो मुझे कौन सा वीजा देंगे?
वो फिर आपको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड देंगे, 5 साल का वीज़ा देंगे अगर आपकी वाइफ काम कर रही है, फिर वो आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं, क्योंकि जब आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ता है यूरोपियन उसकी बेसिस पे कि आपकी वाइफ जो है या पार्टनर जो हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 ईयर से अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। अगर उसमें ब्रेक आती है तो फिर वो उसको 5 ईयर्स कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, तो फिर आपको 5 साल का मजीद वो रेजिडेंस कार्ड दे देंगे अगर आप की वाइफ फिर भी काम कर रही हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा नाम प्रीत है और मेरा सवाल ये है आपसे। बेसिकली मैंने शादी करी थी 2012 में, और उसमें क्या हुआ, मेरे को इन्होंने होम ऑफिस ने 5 साल का वीज़ा दिया था। उसके बाद मैं उस वीज़े पे ही रह रहा था। तो उसके बाद 5 साल का वीज़ा मिलने के बाद जब भी 3 साल से ऊपर हो गए थे, 3.5 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, फरवरी, मतलब मेरा दिसंबर 2012 में शादी हुआ। उसके बाद फरवरी में हमारे में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और वो सेपरेट रहना शुरू कर दिया ना। कितने अरसे बाद? 3.5 साल बाद। तो हमारा आपस में बनने नहीं लगी, तो थोड़ा सा जैसे सेपरेटेशन होगी दोनों की। जी जी। तो हम अलग रह रहे थे, तो मैं सोच रहा था चलो कोई नहीं, धीरे धीरे बनी जाएगी बात। तो मैंने डिवोर्स नहीं डाला पहले। तो मैंने 2 महीने तक वेट करा ना। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन होम ऑफिस उनके घर में चले गए और जाके होम ऑफिस वाले बोल रहे कि तू बता तेरी कि तुम कौन हो, कैसे हो, मतलब वैसे ही चले गए और उसके घर में चले गए। किसी को ढूंढ रहे थे लेकिन उसको उधर मिल गए ना। तो बोल रहे कि तू को इधर क्या कर रही है ना, तो तुम कौन हो? बोले मेरा ये नाम है। तो बोले कि ये ओके। तो बोले तुम इधर क्या? बोले फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। तो बोले कि तेरा मेरी आईडी वगैरह शायद रहेगी उसके पास। तो बोले कि ये गुरप्रीत सिंह कौन है ना जी। तो वो बोल रहे थे, तो उसने क्या बोला आगे से कि मेरा हस्बैंड है। वो बोले नहीं, तू झूठ बोल रही है, ये वो तेरी तो ना शादी नकली है, हमारे पास सही तरह बता दे तेरी शादी नकली है। तो वो मेरे से थोड़ा सा गुस्से में थी और उसने ऐसे बोल दिया कि हाँ मेरी शादी गलत है, ये है वो है। तो बाद में क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने अप्रैल में फिर डिवोर्स का केस डाल दिया था ऑलरेडी। तो जून जुलाई के बाद मेरे पास आए होम ऑफिस वाले, बोले कि ऐसे ऐसे तेरी वाइफ ने बोला है कि तुम्हारी शादी गलत है। मैं बोला नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकती है, बिकॉज वो तो नाराज है ना, तो कुछ भी बोल सकती है, तो मैं उसमें तो कुछ नहीं बोल सकता ना। तो बोली कि उन्होंने बोला कि नहीं हम तेरा वीज़ा कैंसिल कर देंगे। तो उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल करके भेज दिया। और मैंने क्या किया फिर, उन्होंने मेरे को अपील करने के लिए राइट दिए। तो मैंने अभी अपील कर रखी है, तो अभी केस चल रहा है। तो अभी तक तो कोर्ट की डेट नहीं आई। तो सर जी मैंने ये पूछना था, जब अभी मेरे पास जैसे प्रूफ, एड्रेस प्रूफ तो सारा कुछ है 3.5 साल का, और जो मेरी एक्स वाइफ है तो अभी मेरे साथ थोड़ा सा, उसको मैंने बोला कि तू ऐसे गलत नहीं बोल सकती ना, जो सही है सही बोल दे, गलत तो है ही नहीं, हमारा कोई ऐसा था ही नहीं, तू गुस्से में थी, वो अलग बात है, गुस्सा जो तेरा है तू वैसे निकालना, ऐसे मेरी जिंदगी खराब करने वाली बात है ना। तो वो बोली मैं कुछ भी बोल दूंगी तेरे को जब अभी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे आपके हिसाब से जब भी मैं कोर्ट में जाऊंगा, जेकर तो ये हक में मेरे करेगी तो वो तो अच्छी बात है, ना करेगी तो भी मैंने केस डाल रखा था पहले से, जैसे मैंने डाल दिया था कि फरवरी से मैं अलग रह रहा हूँ। आपके हिसाब से मतलब मेरे को जो मेरे एड्रेस प्रूफ है सारा कुछ मेरे पास है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड थी, इसकी इनकम जैसे 5,500 तक साल की है, तो नेशनल इंश्योरेंस तो उसमें बना नहीं था इतना। तो मैं क्या मतलब कर सकता हूँ और कुछ क्या हो सकता जो है आप कर सकते बताएंगे जी बिल्कुल। देखें जो आप को करना चाहिए था वो आपने अपील कर दी हुई है। अब इशू बाकी चीज़ें नहीं है कि जी वो काम कर रही थी नहीं करी थी, वो तो एक अलग चीज़ें हैं, वो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जो मेन जो ऑब्जेक्शन है वो होम ऑफिस ने ये लगाया आपके केस में कि आपकी शादी जो है वो जेन्युइन नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आप कोर्ट में जाते हैं, आपकी जो वाइफ या एक्स वाइफ वो भी अगर जाती हैं कोर्ट में, तो फिर आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा आप दोनों को, और होम ऑफिस को प्रूफ करना होगा कि जी ये शादी जेन्युइन नहीं है। अगर आपकी वाइफ और आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जी ये हुआ था जिसकी वजह से आपकी वाइफ ने ये बात कही थी जो मुझे जिस तरह आपने बताया, तो उसमें ऑब्वियसली वो जज अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जी हाँ आपकी शादी जेन्युइन है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बीच में आप लोगों की फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं, वो एक बात करती है आप कोई और बात करते हैं अपील पे, और जज ये डिसाइड करते हैं कि जी ये हाँ जी ये जेन्युइन मैरिज नहीं थी, तो फिर आपको मसला हो सकता है। तो ये ज़रूरी है
कि आपकी वाइफ या एक्स वाइफ जो है वो अपील पे जाएं और सारा एक्सप्लेन करें जो जो हुआ था, और आप भी सारा एक्सप्लेन करें, तो होपफुली फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक का फिर से टाइम हो गया, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।